हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और वो भी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ पर आपको हर टॉपिक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जिस स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से हैं, जिस भी स्ट्रीम से हैं उससे रिलेटेड अपने टॉपिक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आपको बता दें कि ये पेपर 2 वालों के लिए है भाई। ठीक है, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट जो है पेपर 2 वालों के लिए है। और सीटेट 7 जुलाई 2024 आने वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो उसके बाद आने वाला एग्ज़ाम रहेगा, मतलब 2024, 2025, 26 में जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई। जो क्वेश्चन पिछले सीटेट के एग्ज़ामों में पूछा गया है वही क्वेश्चन जो है इस वीडियो में शामिल है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिस सेट विथ डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस हर प्रैक्टिस सेट या हर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, मतलब जो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल, मतलब पूरे डिटेल के साथ समझते हुए चलेंगे। ओके, एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। ओके, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर उपलब्ध है और कराए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप लोग हमारे साथ बने हैं तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जी भर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन साइंस का। किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है भाई, बताइए। आभासी, रंगीन और छोटा, या फिर वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा, या फिर वास्तविक, उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा, या फिर वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। ठीक है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है तथा प्रतिबिंब का रंग बिंब के रंग का होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना भाई, समूह है, पुंकेसर के भाग हैं, स्त्री केसर के भाग हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही दर्शाए गए हैं वह कौन सा समूह है भाई। चलिए देखते हैं, बताइए। परागकोश, तंतु, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, या फिर परागकोश, पंखुड़ी, या फिर
परागकोश वाह्यदल वर्तिकाग्र, या फिर वर्तिकाग्र तंतु, वर्तिका वर्तिकाग्र वाह्यदल, या फिर वर्तिका अंडाशय, या परागकोश तंतु अंडाशय। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परागकोश तंतु पुंकेसर के भाग होते हैं और अंडाशय वर्तिकाग्र और वर्तिका स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पुंकेसर पुमंग का भाग है जो पादप के नर जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, पुंकेसर जो होते हैं पुमंग का भाग है जो पादप के नर जनन अंग कहलाते हैं। एक पुमंग में कम से कम एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। ठीक है, एक पुमंग में कम से कम एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। एकल पुंकेसर का आधारीय भाग पुंकेसर तंतु तथा शीर्ष भाग परागकोश में विभक्त होता है। स्त्री केसर को अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में विभक्त किया जाता है। अंडाशय आधारीय भाग जबकि वर्तिकाग्र शीर्ष वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, जिस पर परागण क्रिया के दौरान परागकण आकर बैठते हैं या ठहरते हैं। अतः दी गई तालिका में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें क्या भाई, इसमें मूसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है, या फिर मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, या फिर रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, या फिर रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास। यदि किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर निरीक्षण किया जाए तो उसकी रेशेदार जड़ें तथा उसकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, या प्रेक्षित होता है। घास एक बीजपत्री यानी आवृत बीजी पादप है। ठीक है, घास एक बीजपत्री आवृत्ति बीजी पादप है जो ग्रैमिनेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेशेदार जड़ें अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ें तथा पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री की विशेषता होती है, एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। ठीक है, कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम बताइए भाई, इस जंतु का नाम क्या है? घड़ियाल यानी मगरमच्छ, या फिर ऑक्टोपस, अष्टभुज, या फिर कछुआ, या फिर स्टारफिश। बताइए भाई, तारा मछली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टारफिश, तारा मछली। ठीक है, स्टारफिश जो होता है संघ इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इन जंतुओं के आमाशय को जठराग्नि, जठर निर्गमी तथा जठर निर्गमी अधनाल या पाचक ग्रंथियों में विभक्त किया जा सकता है। स्टारफिश में किसी अन्य कठोर कवच युक्त जंतु के शिकार के समय भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठरागम तथा आमाशय को बाहर पलटने की अद्भुत क्षमता होती है। यह प्रक्रम शारीरिक पेशियों के संकुचन तथा
प्रगुही तरल के दबाव द्वारा संपन्न किया जाता है। कोमल पदार्थ को खाने या पोषण के पश्चात आमाशय को 5 जोड़ी आकुंचक पेशियों द्वारा शरीर में वापस ले लिया जाता है। ओके, अद्भुत बात है भाई कि किसी कोमल जीव को खाने के लिए, मतलब जिस जीव के ऊपर कठोर कवच हो, उसके कोमल मांसपेशियों को खाने के लिए एक ऐसा भी जीव होता है जो अपने आमाशय को बाहर निकाल देता है, पेट को बाहर निकाल देता है। क्या ही बताएं, अद्भुत। कौन है भाई? स्टारफिश है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत और बृहदांत यानी बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात क्या है भाई? बताइए, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात क्या होगा? 8:1 या फिर 5:1 या फिर 1:5 या फिर 1:8? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5:1। ठीक है, सामान्य एक वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है। ठीक है, छोटी आंत कितने मीटर की होती है? 6 से 7 मीटर की। और अगर उसे फीट में देखा जाए तो 22.5 फीट। ठीक है, 22.5 फीट की होती है। क्या? छोटी आंत की लंबाई। फीट में देखेंगे तो छोटी आंत की लंबाई 22.5 फीट की होती है, और मीटर में देखा जाए तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है। ठीक है, जबकि बड़ी आंत या बृहदांत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, 1.5 मीटर की होती है, और बड़ी आंत की लंबाई फुट में देखा जाए तो 5 फीट का होता है भाई, फुट कहो या फीट कहो। ठीक है, इस प्रकार छोटी एवं बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात जो होता है 5:1 होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 96.8 फ़ारेनहाइट, या फिर 37 फ़ारेनहाइट और 6.8 डिग्री सेल्सियस। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, तो F बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। चुनिए भाई, ऊष्मा के कुचालकों का समूह। वायु लकड़ी प्लास्टिक, या फिर ऊन लकड़ी आयरन, या फिर जल कापर लकड़ी, या फिर वायु एल्युमिनियम ऊन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वायु लकड़ी प्लास्टिक। ठीक है, जिन वस्तुओं में विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, कुचालक किसे कहते हैं?
जिन वस्तुओं में विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं, जैसे वायु, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुद्र समीर का कारण है क्या भाई? समुद्र समीर का कारण क्या है? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, या फिर दिन के समय समुद्र जल का स्थल की ओर अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, या फिर रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, या रात्रि के स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाना। ठीक है, गर्म होना। देखिए, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है, फैलकर हल्की हो जाती है तथा हल्की होकर ऊपर उठती है। अतः स्थल पर निम्न वायुभार तथा समुद्र पर उच्च वायुभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलती हैं, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है भाई। आपके पास 3 परख नलियों ए, बी और सी में फेनाफ्थलीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2 से 3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयन के रंग इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं भाई? बताइए। ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। ए में गुलाबी, बी में फीका हरा और सी में रंगहीन। ए में रंगहीन, बी में रंगहीन और सी में गुलाबी, या फिर ए में फीका हरा, बी में गुलाबी और सी में गुलाबी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। ठीक है, फेनाफ्थलीन एक सूचक है। ठीक है, फेनाफ्थलीन एक सूचक है। यह जलीय तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। ठीक है, तथा माध्यम में गुलाबी होता है। ठीक है, फेनाफ्थलीन एक सूचक है। यह जलीय तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। जलीय तथा अम्लीय माध्यम में कौन रंगहीन होता है? फेनाफ्थलीन। तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। ठीक है, परख नली ए में, परख नली ए में क्या क्या मिलाया गया भाई? परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया है। ठीक है, परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया है तो यह रंगहीन हो जाएगा। एक मिनट भाई, रंगहीन। ठीक, अब परख नली बी में, परख नली बी में क्या मिलाया गया है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। परख नली बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया है जो कि एक क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय है तो ये गुलाबी रंग देगा, गुलाबी। ठीक है, गुलाबी रंग। और परख नली सी
परख नली सी में आसुत जल मिलाया गया भाई, आसुत जल मिलाया गया है। इसमें भी रंगहीन होगा, रंगहीन। ठीक है, तो आप लोग समझें, फेनोल्फथालीन जो होता है जलीय विलयन और जलीय विलयन नहीं, जलीय तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। ठीक है, कौन? फेनोल्फथालीन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि क्या परीक्षण करेगा भाई? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, या फिर नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, या फिर लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, या फिर नीला लिटमस पेपर रंगहीन होता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ठीक है, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिथेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो है किससे बनता है? थैलोफाइटा नामक लिथेन पौधे से बनता है। प्रायः यह सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो कि नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जबकि लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी क्षण से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम, बताइए भाई क्या क्रम होगा? देखिए, बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमस, जल, या फिर बजरी बोले हैं, बालू, बजरी, मृतिका, जल, ह्यूमस, या फिर मृतिका, बालू, बजरी, ह्यूमस, जल, या फिर बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। ठीक है, बगीचे की मिट्टी को बीकर में डालकर हिलाने पर एवं उसे कुछ देर पुनः स्थिर रखने पर तली से शीर्ष की ओर क्रमशः बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस की परत जो है बन जाती है या प्राप्त होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए भाई? बताइए, जल्दी बताइए, कैसी होनी चाहिए? दोमट और बालुई, या फिर मृणमय, या फिर बालुई और मृणमय। ठीक है, क्या ही बताएं? और ऑप्शन नंबर डी है मृणमय और दोमट। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, मृणमय और
दोमट, ठीक, मृण्मय, मृण्मय और दोमट। दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होती है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। दोमट मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, जौ तथा दलहनी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी रहती है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? हरा पदार्थ। कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, या फिर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, या फिर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, कॉपर के प्लेट को नम वायु में रखने पर यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कैसे कॉपर में परिवर्तित होता है भाई। देखिए 2Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल और ऑक्सीजन मिल करके कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, CuCO3 CuOH होल ट्वाइज। ओके, देखिए कॉपर के प्लेट को आप नम, ठीक है, नम यानी जल, ठीक है, नम और ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखेंगे तो वह इन तीनों से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? बताइए भाई, किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? जल्दी बताइए। जूल कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर जूल, या फिर किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतया दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण यानी वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। क्या हो भाई? कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयोडीन या खनिज। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के उचित रूप में
क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कायांतरण हेतु टैडपोल यानी मेढक के बच्चे के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है भाई, बताइए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का, या फिर डीजल का, या फिर द्रवित है भाई, द्रविड़ बोल रहे हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, या फिर पेट्रोल। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर C सही है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का ऊष्मीय मान 45.5 mJ kg, ठीक है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का ऊष्मीय मान 46.11 mJ प्रति किलो जूल प्रति kg, ठीक है, प्रति किलोग्राम है भाई। तथा पेट्रोलियम का ऊष्मीय मान, पेट्रोलियम का ऊष्मीय मान होता है 45.8 mJ kg किलोग्राम, ठीक है, होता है। इसलिए सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग कितना है भाई, बताइए। 0.1 या फिर 1% या फिर 21% या फिर 78%। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर B सही है, 1%, ठीक है। वायु में 78.08% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 78.08% नाइट्रोजन होता है और 20.95% ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तथा शेष 1% में अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, O3, जलवाष्प आदि होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। बताइए भाई। एड्रिनल, अग्न्याशय, पीयूष, थायराइड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। 138 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई, अग्न्याशय, ठीक है। ऑप्शन नंबर B अग्न्याशय शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होती है, जबकि इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अग्न्याशय शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है। अग्न्याशय शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी
भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। ठीक है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। बताइए भाई, इस स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, घर्षण बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता। यह दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। ठीक है, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? बताइए भाई। एडिनल, पीयूष, अग्न्याशय, थायराइड। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, थायराइड। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसका थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में होती है। छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोले तो उपापचय। ठीक, उपापचय को नियंत्रित रखती है। कौन कौन बताइए भाई। अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चों के प्रति या बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, या फिर विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, या फिर बच्चों को समझ आने योग्य होना चाहिए, या फिर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के कौशल में शामिल करना चाहिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चों के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय क्रम अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती हैं। और क्या है? बताए गए उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा चरणों का सही क्रम है? सही क्रम लगाना है भाई, चरणों के सही क्रम को लगाना है। बताइए, सबसे पहले कौन सा चरण आएगा? जल्दी बताइए। पहले आएगा मापनी बेलन। ठीक है, मापनी बेलन के अल्पतमांक यानी न्यूनतम माप को लिखिए। ठीक है, पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद फिर आएगा बेलन में अपर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। ये दूसरे स्थान पर आएगा भाई। ओके, अब बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए।
ये तीसरे स्थान पर आएगा। फिर बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए, ये चौथे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन आएगा? सबसे पहले स्थान पर आएगा मापनी बेलन के अल्पतमांक यानी न्यूनतम माप को लिखिए। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर आएगा भाई। उसके बाद फिर आएगा बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। ठीक है, दूसरे स्थान पर आएगा। अब उसके बाद फिर बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए, तीसरे स्थान पर आएगा। उसके बाद बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए, ये चौथे स्थान पर आएगा भाई। ठीक है, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, या फिर परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, या फिर गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति, या फिर गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ठीक है, उसे परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति की प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? कौन सी भाई? प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, विज्ञान और कौशल के अंतः संबंधों को समझना, या फिर प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 144 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन। ठीक है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को ... पर बल देना चाहिए। बताइए भाई, किस पर बल देना चाहिए? कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, या फिर विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने में, या फिर शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में, या फिर शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने के लिए? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 145 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने में। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने पर बल देना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि क्या है भाई, बताइए। उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, या फिर उसे आय के अनुरूप होना चाहिए, या फिर उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उसे बच्चों को या बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कक्षा 6 में, ठीक, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। बताइए भाई, किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, अच्छा गृह कार्य करवाकर, या विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण विषय शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, या फिर विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, या फिर कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ठीक है, विज्ञान के संदर्भ में रचनावाद का अर्थ है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। सही क्रम में नहीं है, उसे सही क्रम में करना है भाई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के ऑप्शन पर नंबरिंग करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन हैं, उनको क्रम में बिठाना है भाई। बिठाइए। सबसे पहले लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। ठीक है, पहला क्रम। फिर उसके बाद फिर तार के सिरे को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। ठीक है, दूसरा हो गया। अब कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, ये हो गया तीसरा। अब विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा ऑप्शन सही होगा।
तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 7 के, ठीक, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति का उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? गलत उदाहरण छांटना है भाई। गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार, या फिर मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, या फिर विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, या फिर बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। ठीक है, विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण गति संबंधी है। ठीक है, विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण गति संबंधित है, परंतु समय का प्रकरण पढ़ाते समय गलत उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों, ये तो थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।